नमस्कार दोस्तों, साइंस विद सचिन सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस की स्पेशल टेस्ट सीरीज, जिसका नाम है आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में मैं आपको कॉल कराऊंगा इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस के टॉप 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, मेरे पढ़ाए हुए सैकड़ों विद्यार्थी इंडियन आर्मी के अंदर सिलेक्ट हो चुके हैं और मेरे पढ़ाए हुए नोट्स और प्रश्नों से इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में 90% से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो दोस्त इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, तैयारी करते रहो। अगर आप ईमानदारी से तैयारी करोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सेलेक्ट होने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, इस बार अच्छे से मेहनत करनी है, रगड़ना है, मसलना है और दुनिया को बताना है कि आप क्या चीज हो। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको कॉल करूंगा आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 39। जिन विद्यार्थियों ने आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज के पिछले 38 टेस्ट के वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर जरूर देखें। दोस्तों, ये प्रश्न आपकी आने वाली इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और दोस्तों, इन प्रश्नों के बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 39 का फर्स्ट धमाकेदार वाला प्रश्न। काफी इंपॉर्टेंट और काफी धमाकेदार वाले प्रश्न। देखिए, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही मिलान है? ऑप्शन देखते हैं। देखिए, ए, बी, सी और डी। ए के देखिए, डी के सामने लिखा है कैल्सीफेरोल, ए के सामने लिखा है थाइमीन और सी के सामने लिखा है रेटिनोल और बी के सामने लिखा है राइबोफ्लेविन। ठीक है दोस्तों, तो हमारे को यह प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा सही मिलान है। देखिए, आपको बता देता हूं, ये सारे विटामिन है, ये इनके रासायनिक नाम है। तो देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है दोस्तों रेटिनोल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है रे? रेटिनोल। याद कर लेना, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थाइमीन होता है। अरे क्या होता है? थाइमीन होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कोर्बिक अम्ल होता है। अरे क्या होता है? एस्कोर्बिक अम्ल होता है। काफी इंपोर्टेंट बात है दोस्तों। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक अम्ल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरोल। अरे विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? कैल्सीफेरोल। ठीक है, याद कर लेना भाई, इंपोर्टेंट बात है। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन के का रासायनिक नाम होता है, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे जिगर के छालों, विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन, या कभी कभार फाइलोक्विनोन नहीं लिखा होता, नेप्थोक्विनोन लिखा हुआ आता है। क्या आता है? नेप्थोक्विनोन। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्या बताया आपको? मैंने आपको यह बताया कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल, विटामिन बी का रासायनिक नाम थाइमीन, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक अम्ल और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल और विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन या नेप्थोक्विनोन। हमारा प्रश्न हमारे को यह पूछा है, एक और बता देता हूं। विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थाइमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थाइमीन। बी बोले या B1 बोले, एक ही बात है। देखिए, हमारा प्रश्न हमारे को यह पूछा है कि निम्न में से कौन सा सही मिलान है। देखिए, विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये सही मिलान है। जबकि एक के सामने थाइमीन लिखा हुआ है, एक के सामने क्या लिखा हुआ था? रेटिनोल, तब तो सही मिलान होता। सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कोर्बिक अम्ल, जो कि रेटिनोल लिखा हुआ है। बी के सामने क्या लिखा होता? थाइमीन, जो कि क्या लिखा हुआ है? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा रे? ए आ जाएगा। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और सारे विटामिन के रासायनिक नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, मैं दोबारा से बता देता हूं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल होता है, विटामिन बी का रासायनिक नाम थाइमीन होता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक अम्ल होता है, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल होता है, विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन या नेप्थोक्विनोन होता है और विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थाइमीन। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है, याद रख लेना मेरे जिगर के टुकड़ों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या सेकंड। प्रश्न संख्या सेकंड है, देखिए, पायरिया रोग में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? ऑप्शन देखते हैं। हड्डियां, यकृत, मस्तिष्क, दांत और मसूड़े। तो मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे जिगर के छालों, याद रखना है मेरे प्यारे भावी फौजियों, ये जो पायरिया रोग है ये प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीव के कारण होता है। अरे किसके कारण? प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीव के कारण होता है। और इसका रोगजनक क्या होता है पायरिया का? मैं बता देता हूं आपको, एंट अमीबा जिंजीवेलिस। अरे क्या होता है? एंट अमीबा जिंजीवेलिस।
सर ये क्या बता रहे हो? तो भाई साहब ये प्रोटोजोआ बता रहा हूं मैं। क्या बता रहा हूं रे? प्रोटोजोआ बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? प्रोटोजोआ। क्या बताया? एंट अमीबा जिंजीवेलिस। ठीक है, इस प्रोटोजोआ के संक्रमण के कारण शरीर, मानव शरीर के अंदर कौन सा रोग होता है? पायरिया रोग होता है। और पायरिया रोग के लक्षण क्या होते हैं दोस्तों? दांत और मसूड़ों के अंदर क्या होता है? खून आता है। दांत और मसूड़ों में क्या आता है? दांत व मसूड़ों में खून आता है दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, हाँ जी। और ये बोला जाता है कि जो ये पायरिया रोग है ये झूठी वस्तुएं खाने से फैलता है। ठीक है, बोला प्यार के साथ पायरिया बढ़ता है। ठीक है, झूठी वस्तुएं किसी की खानी नहीं चाहिए। प्यार दर्शाने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, कभी भी झूठी वस्तुएं नहीं खानी चाहिए। ठीक है, पता चले कि आप किसी से प्यार करते हो और उसके पायरिया रोग हो रहा है और आप जच्चा के माहौल बना के हाँ जी सब कुछ शेयर कर रहे हो तो आपके भी क्या रोग हो जाएगा रे? पायरिया रोग हो जाएगा। तो प्यार के साथ क्या बढ़ता है? पायरिया रोग बढ़ता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो पायरिया रोग में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? दांत व मसूड़े। तो सेकंड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? डी हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे ये भी याद रखना है कि हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रख लेना, हड्डियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे प्यारे भावी फौजियों, याद रखना है कि हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी। यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी। काफी इंपॉर्टेंट बात है। यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी। मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है? काफी इंपॉर्टेंट बात है। मस्तिष्क का अध्ययन कहलाता है न्यूरोलॉजी। मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। मस्तिष्क या तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। सारे इंपॉर्टेंट पर्सन मैंने आपको बता दिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या थर्ड। पर्सन संख्या थर्ड काफी धमाकेदार वाला पर्सन। देखिए याद रखना है सारे जिगर के टुकड़ों को। हाँ जी, क्या? देखिए काफी इंपोर्टेंट पर्सन है कि पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग करने से किस विटामिन की कमी हो जाती है? काफी इंपोर्टेंट पर्सन। हाँ जी, ऑप्शन देखते हैं, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी और विटामिन के। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग करने से किस विटामिन की कमी हो जाती है? विटामिन बी या B1। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बात है। पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग करने से किस विटामिन की कमी हो जाती है? विटामिन बी या B1 की। तो थर्ड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? सी हो जाएगा। और ये भी याद रख लेना काफी इंपॉर्टेंट बात कि जो चावल है या धान है, ठीक है, चावल को क्या बोलते हैं? धान। चावल या धान का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बता सकते हैं आप? हाँ जी, चलो मैं बता देता हूँ। चावल या धान का वैज्ञानिक नाम क्या होता है दोस्तों? आपको याद रखना है ओराइजा सेटाइवा। अरे क्या होता है? ओराइजा सेटाइवा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बात है। और ये भी याद रख लेना कि चावल या धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है? CH4, मीथेन जिसे बोला जाता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बात है। पूछेगा चावल या धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। और एक पर्सन हो रहा था ये गोल्डन राइस। गोल्डन राइस, ठीक है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? सुनहरा धान। सुनहरा धान काफी इंपॉर्टेंट और काफी धमाकेदार वाले पर्सन। गोल्डन राइस या सुनहरा धान के अंदर कौन से विटामिन की मात्रा अधिक होती है? विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। ठीक है, और ये भी याद रख लेना विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग? स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग? रिकेट्स, जिसे क्या बोलते हैं? सूखा रोग बोलते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बात है। और ये भी याद रख लेना मेरा जिगर के टुकड़ों कि स्कर्वी रोग में दांत और मसूड़ों में खून आता है। रिकेट्स या सूखा रोग में हड्डियां मुलायम व कमजोर हो जाती है। और विटामिन B1 या बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। इसमें मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, थकान हो जाती है आदमी के अंदर। ठीक है, बेरी बेरी रोग में क्या होता है? मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। काफी बार पूछा गया प्रश्न है आपकी इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम में कि बेरी बेरी रोग कौन से विटामिन की कमी से? बी या B1 की कमी से। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का देरी से बनता है। अरे रक्त का थक्का देरी से बनता है। पूछेगा आपको कि बताइए किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का देरी से बनता है? तो क्या बताएंगे? विटामिन के। लो जी, धमाकेदार वाला सोल्यूशन। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले न्यू वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ईमानदारी से शेयर करो। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, सॉल्यूशन अच्छा लगे, पर्सन अच्छे लगे तो दोस्तों ईमानदारी से आप सभी ग्रुपों के अंदर इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 4। पर्सन संख्या 4 है मेरे जिगर के टुकड़ों, काफी इंपोर्टेंट और काफी धमाकेदार वाले पर्सन। देखिए डिजीज ऑफ सेल है। ऑप्शन देखते हैं, टाइफाइड, तपेदिक, कैंसर और मलेरिया। देखिए डिजीज ऑफ सेल मतलब
कोशिकाओं से संबंधित रोग कौन सा है? ये प्रश्न हमारे को ये पूछना चाह रहा है और बहुत अच्छा प्रश्न है, इसके स्टार लगा देता हूं मैं। डिजीज ऑफ सेल मतलब कोशिकाओं से संबंधित रोग कौन सा है? ठीक है, टाइफाइड है, तपेदिक है, कैंसर है या मलेरिया? तो दोस्तों कौन सा रोग है? कैंसर है। काफी इंपॉर्टेंट बात है। जो डिजीज ऑफ सेल, ठीक है, क्या डिजीज ऑफ सेल, डिजीज ऑफ सेल ये जो टर्म है, ये जो शब्द है डिजीज ऑफ सेल, ये किसके लिए यूज लिया जाता है? कैंसर के लिए यूज लिया जाता है। अब देखिए आपको मैं बता देता हूं पूरी डिटेल से। जो कैंसर है ना दोस्तों, ठीक है, कैंसर शरीर के किसी भी भाग में हो सकती है, सबसे पहले तो ये बात, ठीक है। कैंसर बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकती है। सर किसी बॉडी पार्ट में क्यों हो सकती है? अरे क्यों? क्योंकि हमारा जो शरीर है वो किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से। तो कोशिकाएं तो हर जगह मौजूद है कि नहीं है? तो बिल्कुल कैंसर बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। और क्या बताएं, देखिए शरीर के अंदर सबसे पहले बात करते हैं कोशिका। शरीर के अंदर जो कोशिकाएं होती है, इनकी जो वर्दी होती है, कोशिकाओं की जो वर्दी होती है, ये सामान्य होती है। अरे क्या होती है? सामान्य होती है। नियंत्रित होती है। अरे क्या होती है? नियंत्रित होती है और वांछित होती है। काफी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं रे। हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकाएं वर्दी करती है, जो वर्दी होती है कोशिकाओं की, ये सामान्य होती है, नियंत्रित होती है और वांछित होती है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोशिकाएं असामान्य, अनियंत्रित और अवांछित रूप से वृद्धि करने लग जाए, क्या बताए? अगर कोशिकाएं असामान्य, ठीक है, अगर कोशिकाएं असामान्य, अनियंत्रित और अवांछित, क्या बताया रहे? अगर कोशिकाएं असामान्य, अनियंत्रित और अवांछित रूप से वृद्धि करने लग जाए तो शरीर के अंदर गांठों का निर्माण हो जाता है और उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? कैंसर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कैंसर बोलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट बात है। और हर एक प्रकार की गांठ कैंसर भी नहीं होती है। ठीक है, आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपका परीक्षण करेगा, उस परीक्षण का नाम है बायोप्सी परीक्षण। काफी इंपॉर्टेंट बात है, काफी धमाकेदार वाली बात है मेरे जिगर के टुकड़ों कि बायोप्सी परीक्षण किस रोग के लिए किया जाता है? कैंसर के लिए किया जाता है। डॉक्टर को अगर किसी पार्ट के ऊपर, किसी ह्यूमन बॉडी के पार्ट, मान लीजिए कोई पेशेंट गया, ठीक है, मान लीजिए गोलू या मोलू गए, दोनों गोलू और मोलू दोनों गए कि भाई साहब, डॉक्टर साहब मेरे तो गांठें हो रही है। अब गांठें हो रही है तो डॉक्टर उसको क्या करेगा? उसका बायोप्सी परीक्षण करेगा। मान लीजिए हाँ जी, किसी ये कोई बॉडी का पार्ट है, इस पर शक है डॉक्टर को, तो वहां से ये टुकड़े निकालेगा, फिर उसको ऑब्जर्वेशन करेगा, बायोप्सी परीक्षण करेगा। अगर कोशिकाओं की असामान्य, अनियंत्रित और अवांछित वृद्धि हो रही है तो कौन सा रोग हो सकता है? कैंसर हो सकता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो कैंसर के लिए कौन सा परीक्षण? बायोप्सी परीक्षण। ठीक है, और ये भी याद रखना, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ओंकोलॉजी। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? ओंकोलॉजी। और ये भी याद रख लेना, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। काफी इंपॉर्टेंट बात है। और ये भी याद रख लेना, जो ये टाइफाइड है ये किसके द्वारा फैलता है? ये टाइफाइड दूषित जल व दूषित भोजन के द्वारा फैलता है। दूषित जल व दूषित भोजन के द्वारा फैलता है। काफी इंपॉर्टेंट बात है। और ये टीबी रोग है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। ये टीबी रोग किसके द्वारा फैलता है? ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, ये टीबी रोग है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा फैलता है और इसमें फेफड़े प्रभावित होते हैं टीबी रोग में। ठीक है, और मलेरिया रोग है, ये मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है और मलेरिया रोग एक तरह का प्रोटोजोआ जनित रोग है। काफी इंपॉर्टेंट बात है। और टीबी एक जीवाणु जनित या बैक्टीरिया जनित बीमारी है। ठीक है दोस्तों, लो जी, धमाकेदार वाला सॉल्यूशन, सब कुछ मैंने सारा ऑपरेशन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 5। पर्सन संख्या 5 पे मेरे जिगर के टुकड़ों, डोर्स प्रणाली किस रोग हेतु दी जाती है? ऑप्शन देखते हैं, डिप्थीरिया, एड्स, टिटेनस और हेजा। काफी इंपोर्टेंट बात है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि डोर्स प्रणाली क्या होती है, डोर्स का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों याद रखना है, डोर्स की फुल फॉर्म क्या होती है। काफी इंपोर्टेंट बात है, डायरेक्ट है। क्या बात है? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, अरे क्या है? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट, क्या है रे? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, अरे क्या है? शॉर्ट कोर्स। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बात है। मैंने क्या बताया कि डोर्स की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ठीक है, और ये जो डोर्स है, ये दोस्तों, ये जो डोर्स जो प्रणाली है, ये दी थी WHO ने। अरे किसने दी थी? WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। और ये किस रोग के लिए दी थी? टीबी के लिए। अरे किसके लिए दी थी? टीबी के लिए। काफी इंपॉर्टेंट बात है। अरे किसके लिए दी थी? टीबी के लिए दी थी। ठीक है, यहाँ तो कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ ये मैच कर देते हैं, अपनी इस हेजा को हटा देते हैं, यहाँ क्या लिख देते हैं? टीबी लिख देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? डी हो जाएगा। ठीक है, डोट्स प्रणाली किस रोग हेतु दी जाती है? टीबी रोग हेतु दी जाती है। काफी इंपॉर्टेंट बात है। हाँ जी, और ये डोट्स प्रणाली, हाँ, इसका इलाज कितने महीनों तक चलता है? लगभग 6 से 9 महीनों के बीच में चलता है। ठीक है, अरे क्या हुआ कि WHO ने ना, जैसे कई लोग होते हैं ना जिनके टीबी हो जाती है, तो दूसरे क्या करते हैं कि कम से कम 1-1.5 महीने मेडिसिन ली, दवाएं ली, और उसके बाद में क्या है, थोड़ा वो जब असर आना स्टार्ट हो जाता है तो दूसरे है ना गोली लेना ही बंद कर देते हैं, मेडिसिन लेना ही बंद कर देते हैं कि ठीक है भाई अब तो ठीक हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। टीबी आपके शरीर के अंदर तब तक नहीं जाएगी तब तक आप इसका पूरा कोर्स नहीं लोगे। तो फिर WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड जो भी सारे वर्क होते हैं ऑल इंडिया के अंदर, वो सब देख रेख कौन करता है? WHO। तो इसने क्या कहा कि ऐसे तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है, तो इन्होंने क्या बता दिया कि टीबी के लिए डोट्स बना दिया कि भाई साहब अगर किसी के टीबी हो गई तो बिल्कुल डॉक्टरों को बता दिया कि अगर आप इसको डोट्स प्रणाली दोगे, ठीक है, तो डोट्स के इलाज के थ्रू क्या होता है, 6 से 9 महीने का एक कोर्स होता है। अगर वो 6 से 9 महीने का कोर्स पूरा कर लेता है, तो डोट्स अगर वो सिस्टम पूरा जो प्रणाली है उसको पूरी तरीके से फॉलो कर लेता है 6 से 9 महीने तक, तो उसके बॉडी से पूरी तरीके से टीबी ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो इससे लोगों ने बोला कि अगर आप डोट्स नहीं लोगे, डॉक्टर ने बताया कि अगर आप डोट्स नहीं लोगे तो आपकी टीबी नहीं जाएगी। तो लोगों के अंदर भाई साहब देखा गया कि जिसको डोट्स दिया गया 6 से 9 महीने का कोर्स, उसके लगभग बॉडी से लगभग 80 से 90% तक क्या हुआ, लोगों ने इसको आजमाया और इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है कि डोट्स प्रणाली किस रोग हेतु दी जाती है? टीबी रोग हेतु दी जाती है। काफी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट और धमाकेदार वाले प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है मेरे जिगर के टुकड़ों। हाँ जी, काली मौत, ब्लैक डेथ किस रोग का अन्य नाम है? ऑप्शन देखते हैं, टिटेनस, रेबीज, डेंगू और प्लेग। तो काली मौत या ब्लैक डेथ किस रोग का अन्य नाम है मेरे जिगर के टुकड़ों? प्लेग का। अरे किसका नाम है? प्लेग का। काफी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? डी हो जाएगा। और ये भी याद रख लेना, प्लेग किसके द्वारा फैलता है? चूहों के द्वारा फैलता है। अब देखिए मैं काफी इंपॉर्टेंट अन्य रोगों के भी नाम बता देता हूँ। जैसे आपने सुना होगा लोकजा। अरे क्या सुना होगा? लोकजा। लोकजा किस बीमारी का अन्य नाम है? टिटेनस का। अरे किसका नाम है? टिटेनस का। आपने सुना होगा हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया किस रोग का अन्य नाम है? रेबीज रोग का अन्य नाम है। काफी इंपॉर्टेंट बात। लोकजा किस बीमारी का अन्य नाम है? टिटेनस का। ठीक है, और जो रेबीज रोग है इसका अन्य नाम क्या है? हाइड्रोफोबिया। पूछेगा हाइड्रोफोबिया किस रोग का अन्य नाम है? रेबीज। एक होता है हड्डी तोड़ बुखार। अरे कौन सी बुखार? हड्डी तोड़ बुखार। अरे कौन सी बुखार? हड्डी तोड़ बुखार। तो हड्डी तोड़ बुखार का अन्य नाम क्या है? डेंगू। लो जी, धमाकेदार वाला प्रश्न। हाँ जी, और धमाकेदार वाला सॉल्यूशन। और दोस्तों मेरा यही उद्देश्य है कि जो भी मेरा प्यारा भावी फौजी मेरे से जुड़ा हुआ है उसका इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में साइंस का एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, और किसी भी प्यारे भावी फौजी का साइंस की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए। दोस्तों मेरा यही उद्देश्य है। और हाँ जी, जो भी बच्चे चैनल से जुड़े हुए हैं वो जमकर तैयारी करें, ईमानदारी से तैयारी करें, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपका सिलेक्शन नहीं छीन सकती। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से तैयारी करनी है। अब आपको और डिटेल से सॉल्यूशन बताता हूँ। ये टिटेनस रोग है, ये जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। टिटेनस रोग किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। जबकि ये रेबीज रोग है, ये वायरस या विषाणु के द्वारा फैलता है। वायरस या विषाणु के द्वारा फैलता है। काफी इंपॉर्टेंट बात है। ये डेंगू रोग है, ये भी किसके द्वारा फैलता है? वायरस या विषाणु के द्वारा। लो जी, ये भी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है मेरे जिगर के टुकड़ों। पोलियो रोग का रोगजनक है। ऑप्शन देखते हैं, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और विषाणु। तो पोलियो, हाँ जी, जो पोलियो रोग होता है दोस्तों, ये विषाणु या वायरस के संक्रमण के कारण होता है। काफी इंपॉर्टेंट बात है, विषाणु या वायरस के संक्रमण के कारण होता है। तो पोलियो रोग का रोगजनक क्या है? विषाणु या वायरस। तो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? डी हो जाएगा। अब देखिए काफी इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। एक तो होता है दोस्तों पोलियो, और एक होता है दोस्तों पीलिया। अरे क्या होता है? पीलिया। देखिए पोलियो रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र, नर्व सिस्टम। ठीक है,
पोलियो रोग में शरीर का कौन सा तंत्र? तंत्रिका तंत्र। और पीलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत या लीवर, ठीक है, जिसे कलेजा भी कहा जाता है और जिसे जिगर भी कहा जाता है। तो पीलिया रोग में आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? हाँ जी, कि पीलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत, लीवर या कलेजा। और पोलियो में तंत्रिका तंत्र। और पोलियो के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। काफी इंपॉर्टेंट बात है, OPV का टीका किसके लिए लगाया जाता है? पोलियो के लिए लगाया जाता है, ठीक है। अब सारे भाई लोग एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, देखते हैं किस किस का जवाब सही आता है। पोलियो के टीके की खोज किसने की? देखते हैं किस किस का जवाब सही आता है। ठोक दो भाई, सारे भाई लोग ईमानदारी से आंसर दे दो एक बार कि पोलियो के टीके की खोज किसने की। कई जिंदा लाश की तरह वीडियो को देखते हैं, है ना, ठीक है। तो आप उठो लाशों, आंसर दो फटाफट कि पोलियो के टीके की खोज किसने की। देखते हैं किस किस का जवाब सही आता है, ठीक है दोस्तों, याद रखना है। हाँ जी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो। प्रश्न संख्या 8 पे चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट बात। हाँ जी, देखिए, एक सामान्य मानव नर में गुणसूत्र गठन होगा। ऑप्शन देखते हैं, 46 + XY, 44 + XY, 42 + XY, 44 + XX। देखिए, नर, काफी इंपॉर्टेंट बात है, मैं बता देता हूं आपको डिटेल से। देखिए, मनुष्य होता है। अरे क्या होता है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस। अरे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमोसेपियंस। देखिए, मनुष्य के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? जिनको बोला जाता है इंग्लिश में क्रोमोसोम। अरे क्या बोला जाता है? क्रोमोसोम, ठीक है। मनुष्य में कुल कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? कभी कभार क्रोमोसोम आ जाते हैं तो कईयों के पेट में दर्द होने लग जाता है कि गुरुजी क्रोमोसोम का ठसुआ गो। तो क्रोमोसोम का ठसुआ वाला गुणसूत्र ने इंग्लिश में क्रोमोसोम बोला है। तो मनुष्य के अंदर गुणसूत्रों या क्रोमोसोम की कुल संख्या कितनी होती है? 46। अरे कितनी होती है? 46 बोले तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46। और गुणसूत्र हमेशा जोड़े के रूप में पाए जाते हैं, तो कितने हो गए? 23 जोड़ी हो गई, ठीक है। तो मनुष्य के अंदर 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब देखिए, एक होता है नर और एक होती है मादा। नर का मतलब लड़का और मादा का मतलब लड़की। नर और मादा के अंदर 46 में से 22 जोड़े गुणसूत्रों के क्या होते हैं? रे समान होते हैं, जिनको बोला जाता है ऑटोसोम। अरे क्या बोला जाता है मेरे जिगर के टुकड़ों? ऑटोसोम। काफी धमाकेदार वाला प्रश्न है और हिंदी में बोलते हैं अलिंग गुणसूत्र। अरे क्या बोलते हैं? अलिंग गुणसूत्र। याद कर लेना, नर और मादा के अंदर 22 जोड़े गुणसूत्रों के क्या होते हैं? समान, जिन्हें ऑटोसोम या अलिंग गुणसूत्र कहा जाता है। और आपकी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि ऑटोसोम या अलिंग गुणसूत्रों की टोटल संख्या कितनी होती है? तो कितनी बताएंगे? 44। अरे कितनी बताएंगे? 44। एक जोड़ा भिन्न होता है किसके अंदर? नर और मादा के अंदर। एक जोड़ा अलग अलग होता है नर और मादा के अंदर, जिसमें नर में दर्शाते हैं X Y और मादा में XX से, ठीक है। इसको बोला जाता है एलोसोम। अरे किसको क्या बोला जाता है? एलोसोम। अरे क्या बोला जाता है मेरे जिगर के टुकड़ों? एलोसोम। या हिंदी में बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। अरे क्या बोलते हैं? लिंग गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? लिंग गुणसूत्र। तो एलोसोम या लिंग गुणसूत्रों की टोटल संख्या 2 और ऑटोसोम की टोटल संख्या 44, ठीक है। ऑटोसोम की टोटल संख्या 44, तो 44 से 2 46, हिसाब बराबर, ठीक है। अब देखिए, नर में 2 तरह के शुक्राणु बनते हैं, XY और मादा में XX, ठीक है। देखिए, यहां से नर से शुक्राणु जाएगा मादा के पास XX, तो लड़का होगा या लड़की? तो क्या होगी? लड़की होगी। अगर यहाँ से Y जाएगा तो X वहां से मौजूद है तो क्या होगा? लड़का। तो संतान का जो लिंग निर्धारण होता है वो हमेशा पिता या पुरुष के गुणसूत्र से निर्धारित होता है। अब देखिए, नर को किससे दर्शाते हैं? नर को दर्शाते हैं दोस्तों 44 + XY, ठीक है। और मादा को किससे दर्शाते हैं? बताइए। 44 + XX से। काफी इंपोर्टेंट बात है। 44, 45 और 46 टोटल गुणसूत्र हो गए ना, और मादा में 44, 45 और 46। तो हमारे को प्रश्न ये पूछा गया है कि एक सामान्य मानव नर में गुणसूत्र का गठन क्या होगा? 44 + XY। काफी इंपोर्टेंट बात। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और 44 + XX किसको दर्शाते हैं? मादा को दर्शाते हैं, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट बात है, काफी धमाकेदार वाली बात है। सारे प्रश्न याद करने हैं आपको। प्रश्न संख्या 9 पे चलते हैं, काफी इंपोर्टेंट बात। हाँ जी, प्रश्न संख्या 9 है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक चाकू द्वारा काटी जा सकती है? ऑप्शन देखते हैं, सिल्वर, गोल्ड, पोटेशियम और लेड। तो दोस्तों आपको याद रखना है,
कि जो धातुएं होती है, हाँ जी, जो धातुएं होती है ये कठोर होती है। अरे क्या होती है? कठोर होती है। धातुओं का गुण बता रहा हूं, धातुएं क्या होती है? कठोर होती है, अर्थात इनको आसानी से चाकू से काटा नहीं जा सकता। अरे लोहा क्या है? धातु है, क्या चाकू से काट सकते हो? बिल्कुल नहीं कटेगा। टंगस्टन है, एल्यूमिनियम के तार हैं, ये सारी धातुएं। तो धातुएं सामान्यतः क्या होती है? धातुएं सामान्यतः क्या होती है? कठोर होती है। लेकिन इसके अपवाद है दोस्तों, कौन है? हाँ रे, कौन है रे? एक तो सोडियम और एक क्या है रे? पोटेशियम। ये धातुएं मुलायम होती है, अर्थात इनको आसानी से क्या काटा जा सकता है रे? चाकू से काटा जा सकता है। तो आपको एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुलायम धातु कौन सी है? सॉफ्ट मेटल, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा रे? निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक चाकू द्वारा काटी जा सकती है? चाकू द्वारा काटी जा सकती है? सिल्वर, गोल्ड, पोटेशियम और लेड। तो क्या आएगा? पोटेशियम। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। तो 9 का करेक्ट आंसर सी। सोडियम की परमाणु संख्या 11, पोटेशियम की 19। काफी इंपोर्टेंट बात है। सिल्वर का प्रतीक क्या होता है? Ag। और परमाणु क्रमांक कितना होता है? कोई बता सकता है मेरे को? हाँ जी, काफी धमाकेदार वाले प्रश्न है कि जो सिल्वर होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 47। ठीक है, एक गोल्ड का मतलब सोना, प्रतीक क्या होता है? Au। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 79। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। और पोटेशियम का कितना हो जाएगा? 19। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। और लेड का प्रतीक क्या होता है? Pb, लेड या सीसा। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 82, 82। ठीक है, लो जी, धमाकेदार वाले तरीके से आपको मैंने सारे हल करा दिए। क्या बताया? सिल्वर का प्रतीक Ag, इसका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या 47। गोल्ड जिसे सोना कहा जाता है, इसका प्रतीक Au होता है और इसकी परमाणु संख्या 79 होती है। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है, इसका प्रतीक क्या होता है पता है? पोटेशियम का K होता है, कैल्शियम का C होता है। लेड का प्रतीक होता है Pb, जिसे सीसा भी बोला जाता है और इसका परमाणु क्रमांक 82, 82 होता है। लो जी, धमाकेदार वाले तरीके से सारे प्रश्न याद करते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है मेरे जिगर के टुकड़ों। धातुओं को पतले तार के रूप में खींचे जाने के गुण को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं, तन्यता, आघात वर्धनीयता, चालकता और ध्वनिकता। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि धातुओं को पीटने पर उनका पतले तार में बदलना, पतले तार में बदलना क्या कहलाता है दोस्तों? तन्यता कहलाता है। अरे क्या कहलाता है? तन्यता। धातुओं को पीटने पर उनका पतले तार में बदलना क्या कहलाता है? तन्यता। तो हमारे को प्रश्न यही पूछा गया है कि धातुओं को पतले तार के रूप में खींचे जाने के गुण को क्या बोलते हैं? तन्यता। तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? 10 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और सारे इंपोर्टेंट धमाकेदार वाले प्रश्न दे रहा हूं। सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी होती है? देखिए, सर्वाधिक तन्य धातु होती है सोना। अरे कौन सी होती है? सोना। ठीक है, सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी होती है? सोना। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात। सोने के बाद में आता है दोस्तों क्या? हाँ जी, Ag। और उसके बाद में क्या आता है? कॉपर। और उसके बाद में क्या आता है? एल्यूमिनियम। याद कर लेना, ये क्रम होता है तन्यता का। सबसे ज्यादा किसमें? Au में, फिर Ag में, फिर Cu में, फिर Al में। ठीक है, हाँ जी। अब देखो ये प्रश्न भी आता है, आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है कि धातुओं को पीटने पर उनका पतले चादर में बदलना, पतले चादर में बदलना क्या कहलाता है दोस्तों? आघात वर्धनीयता। मैंने क्या बताया कि धातुओं को पीटने पर उनका पतले चादर में बदलना क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता कहलाता है। और सर्वाधिक आघात वर्धनीयता वाली धातु कौन सी होती है? काफी इंपोर्टेंट बात है, वो भी कौन होती है दोस्तों? Au होती है। अरे कौन होती है? Au होती है। अब देखिए क्रम वही होता है, पहले Au, फिर Ag, लेकिन Ag होता है, फिर कौन होगा? यहाँ एल्यूमिनियम आ जाएगा। अरे कौन आ जाएगा? एल्यूमिनियम। फिर कौन आएगा? कॉपर आएगा। ठीक है, तो सर्वाधिक तन्य धातु पूछे तब भी क्या बताएंगे? सोना। और सर्वाधिक आघात वर्धनीय वाली धातु बताएं तब भी क्या बताएंगे आप? सोना। काफी इंपोर्टेंट बात है। और ये भी याद रखना है, क्या धातुएं विद्युत का चालन करती है, अर्थात धातुओं के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अर्थात धातुएं विद्युत की क्या होती है रे? सुचालक होती है। सर्वाधिक विद्युत का चालन करने वाली धातु कौन सी होती है पता है ना आपको? हाँ जी, चांदी। ठीक है, हाँ जी, काफी इंपोर्टेंट बात है। लो जी, ध्वनिकता, ध्वनिकता का गुण भी पाया जाता है धातुओं के अंदर। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। लो जी, धमाकेदार वाले तरीके से सॉल्यूशन।
एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होने दूंगा साइंस के अंदर। प्रश्न संख्या 11, देखिए एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः कहते हैं। धमाकेदार वाला प्रश्न है भाई, स्टार लगा लेना, इस बार आ सकता है। एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः कहते हैं फॉर्मिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और हाँ जी एथेनॉल। क्या बोलते हैं एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल कहते हैं। काफी इंपोर्टेंट बात है। एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। तो 11वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? सी हो जाएगा। और एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। और ये फॉर्मिक अम्ल है, ये चींटी में, ठीक है, चींटी में, मधुमक्खी में और बिच्छू के डंक में पाया जाता है। काफी इंपोर्टेंट बात है। लो जी, याद कर लेना सारे धमाकेदार वाले प्रश्न। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है दोस्तों क्या? देखिए, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? ऑप्शन देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन प्रभाव के कारण। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात। तो 12वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? 12वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? बी हो जाएगा। ठीक है, आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन प्रभाव के कारण दिखाई देता है। अब देखिए, बहुत सारे देखो आपको है ना परावर्तन के एग्जाम्पल भी याद करने। ठीक है, परावर्तन के उदाहरण भी याद करने, अपवर्तन के उदाहरण भी याद करने, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण भी याद करने और प्रकीर्णन प्रभाव के उदाहरण भी याद करने। तो बच्चों इनमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, किसी में क्या पेल के आ जाते हैं और किसी में क्या पेल के आ जाते हैं। तो मैं प्रकीर्णन का उदाहरण आपको दे रहा हूं, समझा रहा हूं रे। ठीक है, हाँ जी, कभी भी जिंदगी में नहीं भूलोगे, सपने भी आपको प्रकीर्णन के आएंगे आज के बाद में। कभी बोलो बिल्कुल है ना, आपसे वादा है, प्रोमिस है, जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं ना उसके बाद में आप कभी जिंदगी में नहीं भूलने वाले। ठीक है, क्या बता रहा हूं? देखिए, प्रकीर्णन के उदाहरण कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, बूढ़े भी हो जाओगे ना तो अपने बच्चों को बताओगे कि हाँ सचिन सर ने देखो प्रकीर्णन के ये उदाहरण बताए थे, आज भी याद है, ऐसा पढ़ाता था मास्टर। तो माहौल बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बिल्कुल बनेगा। तो क्या देखिए, प्रकीर्णन का मतलब क्या हुआ? अरे कोई भी बड़ी वस्तु हो, अरे क्या हो? बड़ी वस्तु हो। ठीक है, कोई भी बड़ी वस्तु हो, ये कोई कंसेप्ट नहीं है, बनाई हुई ट्रिक है, शानदार। हाँ जी, प्रकीर्णन का मतलब होता है, प्रकीर्णन के एग्जाम्पल याद कर रहा हूं, कोई भी बड़ी वस्तु हो और प्राकृतिक हो। क्या बताया? कोई भी बड़ी वस्तु हो और वो प्राकृतिक हो और उसका अगर कोई अपने को रंग पूछ रहा है, कलर पूछ रहा है, तो आंसर क्या होगा? प्रकीर्णन होगा। क्या बताया? अगर कोई बड़ी वस्तु हो और प्राकृतिक हो और उसका हमारे को कोई रंग पूछता है तो आंसर क्या होगा? प्रकीर्णन। जैसे अब आपको मैं एग्जाम्पल याद कराता हूं, सारे एग्जाम्पल याद कराता हूं दोस्तों आपको सारे। ठीक है, हाँ जी, सारे एग्जाम्पल याद कराता हूं। कैसे? जैसे उदाहरण, आकाश का रंग नीला दिखाई देना, आकाश का रंग नीला दिखाई देना। अब सारे कंसेप्ट से सोल्व करूंगा। आकाश का रंग नीला दिखाई देना। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं? मैं ये बताना चाह रहा हूं, बताओ आकाश बड़ा है कि नहीं है? अरे बोलो, प्राकृतिक है कि नहीं है? तो आकाश का रंग पूछ रहा है, नीला दिखाई देना, तो उदाहरण क्या होगा? प्रकीर्णन। ठीक है, आंसर क्या होगा? प्रकीर्णन। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है किसके कारण? प्रकीर्णन। आकाश बड़ा है कि नहीं है? प्राकृतिक है कि नहीं है आकाश? तो आकाश का हमारे को रंग पूछ रहा है, तो आंसर क्या होगा? प्रकीर्णन। तो एग्जाम में आए कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट एग्जाम्पल संभालो भाई, एग्जाम्पल संभालो। क्या? समुंदर का रंग, समुंदर का रंग नीला दिखाई देना, समुंदर का रंग नीला दिखाई देना। बोलो यस या नो? हाँ जी। बताओ समुंदर बड़ा है कि नहीं है? बिल्कुल बड़ा है। प्राकृतिक है कि नहीं है? बिल्कुल। तो समुंदर का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। काफी इंपोर्टेंट बात। बादलों का रंग सफेद दिखाई देना, बादलों का रंग सफेद दिखाई देना, काफी इंपोर्टेंट। बादलों का रंग सफेद दिखाई देना, यह भी किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण होता है। बोलो बादल बड़े हैं कि नहीं है? प्राकृतिक हैं कि नहीं है? तो बादलों का रंग सफेद दिखाई देता है किसके कारण? रहे प्रकीर्णन के कारण। काफी इंपोर्टेंट बात है। हाँ जी, याद कर लेना। एक प्रश्न और आता है, सूर्योदय, सूर्योदय, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। क्या बताया रे? सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, लाल दिखाई देना।
ठीक है, ये किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण। बताओ सूर्य बड़ा है कि नहीं है, प्राकृतिक है कि नहीं है? तो आंसर बोल रहा है कि सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। लो जी, आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे मेरे जिगर के टुकड़ों। हाँ जी, तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है मेरे जिगर के टुकड़ों। हाँ जी, देखिए, नीले थोते का रासायनिक सूत्र है, ऑप्शन देखते हैं, ZnSO4.7H2O, CuSO4.5H2O, FeSO4 और CaCO3। तो नीले थोता का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों, याद कर लेना, CuSO4.5H2O। काफी इंपोर्टेंट बात है, इसे बोला जाता है कॉपर सल्फेट। अरे क्या बोला जाता है? कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो नीले थोते का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4.5H2O। तो 13वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और इस कॉपर सल्फेट या नीले थोते का उपयोग करते हैं दोस्तों कवकनाशी। अरे कौन सा नाशी? कवकनाशी। या इसका उपयोग करते हैं कीटनाशी के रूप में। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है, याद कर लेना भाई, कवकनाशी या कीटनाशी के रूप में किसका उपयोग करते हैं? नीले थोते का। लो जी, धमाकेदार वाले तरीके से सॉल्यूशन। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न संख्या 14 पर चलते हैं। हाँ जी, प्रश्न संख्या 14 है, कैलकुलेटर का आविष्कारक है, ऑप्शन देखते हैं, रोजर बंकन, फ्रैंकलैंड, ब्लेज पास्कल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों धमाकेदार वाला प्रश्न है और ईमानदारी से बहुत कम बच्चों को यह प्रश्न आता है, और जिसको आता है वेल डन, वेरी गुड, शाबाश। हाँ जी, कैलकुलेटर का आविष्कारक कौन है दोस्तों? ब्लेज पास्कल। ठीक है, तो 14वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। काफी धमाकेदार वाला प्रश्न है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 15। हाँ जी, प्रश्न संख्या 15 है मेरे जिगर के टुकड़ों, मुलायम कोयला होता है, ऑप्शन देखते हैं, लिग्नाइट, पीट, एंथ्रोसाइट और बिटुमेनी। काफी धमाकेदार वाला प्रश्न। बताइए मुलायम कोयला कौन सा होता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो बिटुमेनी कोयला होता है इसे मुलायम कोयला भी कहा जाता है। तो 15वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? डी हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट बात है। और भूरा कोयला कौन सा होता है रे? भूरा कोयला लिग्नाइट होता है। भूरा कोयला कौन सा होता है? लिग्नाइट होता है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात। उत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा होता है? उत्तम श्रेणी का कोयला होता है एंथ्रोसाइट। उत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा होता है रे? एंथ्रोसाइट। सबसे निम्न श्रेणी का कोयला कौन सा होता है रे? पीट। सबसे निम्न श्रेणी का कोयला कौन सा होता है? पीट होता है। काफी इंपोर्टेंट बात है और काफी धमाकेदार वाली बात है। क्या बताया? सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा? एंथ्रोसाइट। सबसे निम्न श्रेणी का कोयला कौन सा? पीट। भूरा कोयला कौन सा? लिग्नाइट। और मुलायम कोयला कौन सा? बिटुमेनी। काफी इंपोर्टेंट बात है। ठीक है, अब देखिए, हाँ जी, इस पीट के अंदर कार्बन की मात्रा होती है लगभग 50 से 60%। अरे कितनी होती है? 50 से 60%। ठीक है, और जो एंथ्रोसाइट कोयला होता है, ठीक है, जो एंथ्रोसाइट कोयला होता है दोस्तों, इसके अंदर होती है लगभग, हाँ जी, 95 से 100%, 95 से 98% कार्बन की मात्रा होती है। ठीक है, और जो लिग्नाइट कोयला होता है, काफी इंपोर्टेंट बात है, 60 से 70% कार्बन की मात्रा होती है। जबकि जो बिटुमेनी होता है, काफी इंपोर्टेंट बात है, जो बिटुमेनी होता है इसमें 70 से 80% कार्बन की मात्रा होती है। ठीक है, तो ये हमारे का मतलब ये है कि जिस कोयले के अंदर कार्बन की मात्रा जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही उत्तम श्रेणी का कोयला होगा। ठीक है, क्योंकि एंथ्रोसाइट कोयले में कार्बन की मात्रा 95 से 98% होती है, पीट में 50 से 60%, लिग्नाइट में 60 से 70 और बिटुमेनी में 70 से 80%। दोस्तों आज मैंने इस वीडियो में आपको हल कराया आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 39। जिन विद्यार्थियों ने आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज के पिछले 38 टेस्ट के वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, वहां जाकर जरूर देखें। अगर दोस्तों ईमानदारी से आपको वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलें कि आपके 15 में से कितने % सही हुए। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।